customer, create trust within the marketplace, brand set expectation, indirectly it promotes the quality or standard of a product, it ensures legal rights of the product. Good. Anyone else? किसी और ने कुछ लिखा है? स्वाति, होमवर्क किया बच्चे? इन्फ्लुएंस ब्रांड स्ट्रेटेजी, तो उसमें मैंने एक नेटवर्किंग लिखा है, फिर नॉलेज ऑफ टारगेट ऑडियंस लिखा है मैंने, फिर यूनिक सेलिंग प्रोपोर्शन के प्रोडक्ट के लिखा है, फिर ब्रांड यूनिक ब्रांड स्लोगन लिखा है मैम। ओके, वेरी गुड। ये सही है कि नहीं? ठीक है, ओके। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। I just want to tell you all about the product life cycle. In earlier class, we discussed about this, what is the meaning of product life cycle. But today we are going to write something about the product life cycle. PLC क्या होता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है और क्यों जरूरी है इसको समझना और पढ़ना। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का मतलब होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि जब कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो वो पहले इंट्रोडक्शन स्टेज में पहुंचता है, यानी हमने नया प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया मार्केट में। फिर वो प्रोडक्ट जो है वो ग्रोथ स्टेज में जाता है, यानी कि वो प्रोडक्ट में डेवलपमेंट आता है, लोग उसको ज्यादा खरीदते हैं, कस्टमर ज्यादा बनते हैं। फिर वो एक स्टेबल स्टेज में पहुंचता है, एक स्टेबल स्टेज में पहुंचता है, और उस स्टेबल स्टेज के बाद वो डिक्लाइनिंग स्टेज में पहुंच जाता है, यानी उसके प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। तो ये सारा आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को समझने से पहले मैं आप लोगों को कुछ एक पिक्चर शेयर कर रही हूँ, देखिएगा सारे लोग। ये है बेसिकली आपका चार्ट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का, यानी अगर इसको हम ध्यान से देखें तो आप थोड़ा सा देखिएगा कि एस टाइप का लगेगा, यानी यहां से एस लग रहा है, ये देख रहे हो, तो ये एक एस आपको दिखेगा, हॉरिजेंटल एस दिख रहा है सबको। यानी यहाँ इंट्रोडक्शन स्टेज है, यहाँ इंट्रोडक्शन स्टेज है, यहाँ पर ग्रोथ स्टेज है, यहाँ मैच्योरिटी और यहाँ डिक्लाइनिंग है। ठीक है, इंट्रोडक्शन स्टेज में प्रोडक्ट का क्या सिनेरियो होता है इसके बारे में बताती हूँ। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट को सबसे पहले इंट्रोडक्शन से पहले हम एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज में रखते हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज जो होता है वो इंट्रोडक्शन स्टेज से पहले होता है। यहाँ पर आप प्रोडक्ट को बेसिकली डेवलप करने की कोशिश कीजिएगा। प्रोडक्ट के प्रीलिमिनरी जितने काम है, यानी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने से पहले के जितने काम है, चाहे वो रिसर्च हो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात हो, फिर आप इसको प्रोडक्ट को इनोवेशन की बात हो, चेंजेस की बात हो, कहाँ पर मार्केट में, कौन से मार्केट में सेल करना है, कौन कंज्यूमर्स हमारे टारगेट कंज्यूमर है, इन सारी चीजों को हम डिसाइड करते हैं इंट्रोडक्शन से पहले के स्टेज में, जिसको हम कहते हैं न्यू या प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज। उसके बाद आता है आपका इंट्रोडक्शन स्टेज, यानी ये वाला स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या सिनेरियो होगा कि यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट है वो लॉन्च होगा, यानी प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड। ठीक है, प्रोडक्ट हम नया मार्केट में लेकर आए, लॉन्च कर दिया। सेकंड, जब आपका प्रोडक्ट नया मार्केट में आया है, उस केस में आपके प्रोडक्ट के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, यानी कि आपके कंज्यूमर्स तो है ही नहीं, आपने तो नया प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। अब इस केस में आपके जो कंज्यूमर्स होंगे, बहुत कम कंज्यूमर्स आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, वो भी वो कंज्यूमर जो एक्सपेरिमेंट और इनोवेशन में बिलीव रखते हैं। बाकी जो आपके पोटेंशियल कंज्यूमर होंगे, जो आपके प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं, वो आपके प्रोडक्ट को लेने में रेजिस्ट करेंगे, यानी रोकेंगे खुद को। क्यों रोकेंगे? क्योंकि दे डोंट वांट टू टेक रिस्क, क्योंकि आपका ब्रांड जो, आपका प्रोडक्ट जो है वो नया है मार्केट में, और हो सकता है कि वो ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो। तो यहाँ पर आपके बहुत कम कंज्यूमर जो होंगे वो प्रोडक्ट को खरीदेंगे। इस स्टेज में क्योंकि अवेयरनेस लोगों में कम है, यानी कि बहुत कम लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, इसीलिए इस स्टेज में आप बहुत ज्यादा एग्रेसिवली एडवर्टीजमेंट कीजिएगा, यानी अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस को इंक्रीज कीजिएगा, अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कीजिएगा जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कीजिएगा ताकि वो आपके प्रोडक्ट को अडॉप्ट करें। ट्रायल आप दीजिएगा, फिर आप उनको कभी फ्री या कुछ ऑफर बेसिकली दे सकते हैं। किसी भी तरीके से आप यहाँ पर अपने कंज्यूमर्स को बनाना चाहिएगा या कंज्यूमर को लाना चाहिएगा आप अपने प्रोडक्ट को यूज करने के लिए। और लेकिन फिर भी स्टिल इंट्रोडक्शन स्टेज में आपका उतना ज्यादा सेल नहीं होगा प्रोडक्ट का, बिकॉज आपका प्रोडक्ट नया है
और इतना ये भी हो सकता है कि बेसिकली आपका जो यहाँ पर रेवेन्यू भी जनरेट ना हो, यानी कि जितना पैसा आपने लगाया है उतना ही मिल जाए, बहुत है आपका बेसिकली यहाँ पर इनकम भी बहुत कम होगा, आपका एक्सपेंस बहुत होगा क्योंकि आप एडवर्टीजमेंट करिएगा, ट्रायल कीजिएगा, आप अपना मार्जिन बहुत कम रखिएगा किसमें, इंट्रोडक्शन स्टेज में। इंट्रोडक्शन स्टेज समझ में आया सबको? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रोडक्शन स्टेज? इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या सिचुएशन होगा प्रोडक्ट का? यस मैम। क्लियर हो गया सबको? अब इंट्रोडक्शन स्टेज में लिखिए, अब इंट्रोडक्शन प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज लिखिए। The product development stage starts when the company product development stage starts when the company लिखिए product development begins या start when the company finds and develop a new product idea. Product development starts when the company finds and develop a new product idea. यानी कि ये जो स्टेज है, यानी न्यू प्रोडक्शन डेवलपमेंट स्टेज जो है, ये कब दिमाग में आता है, ये कब कंसर्न में आता है? जब बेसिकली किसी के दिमाग में नए प्रोडक्ट को बनाने का आइडिया आएगा। जैसे मान लीजिए कि मुझे कोई प्रोडक्ट बनाना है, मान लीजिए मुझे ये ईयरफोन बनाना है। अब इस ईयरफोन को बनाने का आइडिया जैसे मेरे दिमाग में आएगा, ये न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज की तरफ हम बढ़ जाएंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, स्टार्ट होगा उसी समय से। अब न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें होती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज में क्या क्या चीजों पे कंपनी ध्यान देती है, कंपनी या मार्केटर ध्यान देते हैं? तो यहाँ पर आपका आइडिया जनरेशन, इसमें लिखिए द प्रोसेस इन्वॉल्व, ये प्रोसेस है पूरा, ये कैसे स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है जब दिमाग में कुछ आइडिया आता है। तो दिस प्रोसेस स्टार्ट विद द आइडिया जनरेशन, कॉमा आइडिया स्क्रीनिंग। The process involves start with the idea generation, idea screening, concept या product development and testing. The process involves idea generation, idea screening, product development and testing. Marketing strategy development, business analysis, commercialization, What, ma'am? commercialization. आप लोगों को शॉर्टकट में बताया था कि यहाँ पर कंपनी आइडिया स्क्रीन करेगी, आइडिया जनरेट करेगी, कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, उसके बाद जो आइडिया आएगा उसमें कौन आइडिया रिलेवेंट है। जैसे अब मुझे ये ईयरफोन बनाना है, ब्लूटूथ वाला बनाओ, विदाउट ब्लूटूथ वाला बनाओ, कैसा मार्केट में डिमांड है, सबको एनालाइज करूंगी, मार्केट की स्ट्रैटेजी बनाऊंगी, यानी कैसे मार्केट ग्रैब करना है, कितने कस्टमर होने चाहिए, किस तरीके से सेलिंग करना है, तो ये सारी स्ट्रैटेजी बनाऊंगी। डिस्ट्रीब्यूशन से लेके हर चीज के बारे में हम डिसाइड करेंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज में। एक बार जब प्रोडक्ट बन गया, जब मेरा प्रोडक्ट रेडी हो गया, तब मैं इंट्रोडक्शन स्टेज में प्रोडक्ट को लॉन्च करूंगी, यानी उसको बेचना शुरू करना है, ठीक है। यानी कि अब हर जगह मार्केट में मैंने अपने प्रोडक्ट को अवेलेबल करा दिया। स्टार्टिंग में आप बहुत ज्यादा मार्केट को नहीं कैप्चर कीजिएगा क्योंकि आपका कॉस्ट बहुत हाई है, रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। तो आप ऐसे केस में आप कुछ एरियाज में अपने प्रोडक्ट को सेल करना शुरू कीजिएगा। जैसे मैंने प्रोडक्ट बनाया पटना में, तो आई विल जस्ट ट्राई टू कैप्चर और ग्रैब द पटना का मार्केट, नॉट इन अनदर स्टेट और इन अनदर कंट्री। आई विल गो फर्स्ट इन द लोकल एरियाज एंड लोकल मार्केट, राइट। तो यहाँ पर लिखिए इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या क्या चीजें होंगी। इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या क्या चीजें होंगी, सिचुएशन क्या होगा इंट्रोडक्शन स्टेज में। First, product is launched in this stage.
यानी इस स्टेज में मेरा प्रोडक्ट को लॉन्च करूंगी मैं, मतलब मैं अपना सेल करना शुरू करूंगी प्रोडक्ट को, ठीक है, लॉन्च करूंगी। प्रोडक्ट इज लॉन्च। सेकेंड सिचुएशन क्या होगा आपके प्रोडक्ट का? कंज्यूमर आर लेस अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट। इन द सेकेंड पॉइंट में लिखिए कंज्यूमर आर लेस अवेयर अबाउट प्रोडक्ट, कंज्यूमर आर लेस अवेयर अबाउट प्रोडक्ट, कंज्यूमर आर लेस अवेयर अबाउट प्रोडक्ट, कंज्यूमर आर लेस अवेयर अबाउट प्रोडक्ट। ठीक है, बहुत कंज्यूमर को बिल्कुल आपके प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं होगा, अवेयरनेस नहीं होगा, ठीक है, मतलब लोग जानेंगे नहीं क्योंकि नया प्रोडक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट लिखिए वेरी फ्यू कंज्यूमर विल परचेज द प्रोडक्ट, वेरी फ्यू कंज्यूमर विल परचेज द प्रोडक्ट, वेरी फ्यू कंज्यूमर, वेरी फ्यू कंज्यूमर परचेज द प्रोडक्ट। ठीक है, बहुत कम कंज्यूमर जो होंगे वो आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे, और वो भी कौन कंज्यूमर होंगे? जो बेसिकली थोड़े इनोवेटर्स होते हैं, जो ब्रांड स्विच करते हैं या फिर वैरायटी सीकिंग वाले कंज्यूमर होते हैं, जो एक ब्रांड पे नहीं टिकते हैं, दूसरे ब्रांड की तरफ मूव करते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, अरे चलो ट्राई करते हैं। दिस टाइप ऑफ पीपल और दिस टाइप ऑफ कंज्यूमर आर गोइंग टू परचेज योर प्रोडक्ट, अदरवाइज मेजॉरिटी कंज्यूमर्स आपके प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेंगे। तो वेरी फ्यू पीपल परचेज योर प्रोडक्ट। नेक्स्ट कंपनी एम्फसाइज या कंपनी कंसर्न, एम्फसाइज भी लिख सकते हैं, कंसर्न भी लिख सकते हैं। कंपनी एम्फसाइज ऑन द प्रमोशनल एक्टिविटीज, कंपनी एम्फसाइज ऑन द प्रमोशनल एक्टिविटीज, कंपनी एम्फसाइज इन द प्रमोशनल एक्टिविटी, यानी कि एग्रेसिवली प्रमोट करेगा कौन? अपने प्रोडक्ट को कौन करेगा प्रमोट? आपके मार्केटर्स जो होंगे, कंपनी होगी, वो सिर्फ प्रमोशन पे काम करेगी, क्योंकि इस स्टेज में लोगों को जानकारी नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं, अवेयरनेस नहीं है आपके प्रोडक्ट के बारे में। तो अवेयरनेस को जनरेट करने के लिए तो लोग मेजॉरिटी जो होते हैं एडवर्टीजमेंट देख करके प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, उनको नॉलेज मिलती है। पहले तो सिर्फ टीवी सोर्स हुआ करता था, टेलीविजन, अब तो आप देखिएगा सोशल मीडिया में भी कितने सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं अबाउट द वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर है? तो इस स्टेज में आपके प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पर प्रमोशनल एक्टिविटीज एम्फसाइज जो है कंपनी किस पे डालेगी? प्रमोशन पे। नेक्स्ट लिखिए कंपनी इन्फ्लुएंस द कस्टमर्स, कंपनी या फिर मार्केटर इन्फ्लुएंस द कस्टमर फॉर इवैल्यूएशन, ट्रायल, for evaluation, trial and adoption of the product, ठीक है। यानी इस स्टेज में जो कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए लोगों को इन्फ्लुएंस करेगी, ट्रायल वगैरह अडॉप्ट करेगी, इवन सेल्स प्रमोशन भी अडॉप्ट करेगी। तो यू कैन ऑल्सो राइट दैट द कंपनी इज ऑल्सो अडॉप्ट द सेल्स प्रमोशन टेक्निक। सेल्स प्रमोशन टेक्निक आप लोगों को पता होगा क्या होता है? डिस्काउंट वगैरह देना, एक पे एक फ्री हो गया, कोई आपकी लॉटरी वगैरह लगा देना, ठीक है। तो ये सारी चीजें सेल्स प्रमोशन के लिए होती है। 20% एक्स्ट्रा, ये सब आप लोगों ने देखा होगा, एफएमसीजी प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा दिखता है। तो ये सारे सेल्स प्रमोशन का टेक्निक है, यानी कि आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करने का टेक्निक है, प्रोडक्ट को सेल करने का टेक्निक है। तो फर्स्ट स्टेज यानी जो इंट्रोडक्शन स्टेज में कंपनी ये भी यूज करेगी। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए कंपनी, या फिर लिखिए कि कंपनी कैन नॉट थिंक अबाउट द रेवेन्यू जनरेशन, ठीक है, या फिर रेवेन्यू, वेरी लो रेवेन्यू जनरेटेड, वेरी लो रेवेन्यू जनरेटेड इन दिस स्टेज, वेरी लो रेवेन्यू जनरेटेड इन दिस स्टेज, very low revenue generated in this stage, very low revenue generated in this stage। यानी इस स्टेज में बहुत कम पैसा कंपनी के लिए जनरेट होगा, क्योंकि ऑब्वियसली कोई कंज्यूमर है ही नहीं, परचेज ही नहीं करेगा, डिमांड ही नहीं है, तो फिर कौन खरीदेगा आपके प्रोडक्ट को? ज्यादा लोग खरीदेंगे नहीं। तो ये जो है ये आपका कौन से स्टेज में सिचुएशन है इसका? ये है आपका सबसे पहला जो स्टेज है जिसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन। यहाँ पर देखिए, ठीक है, इस सिचुएशन बहुत कम है, बहुत लो कंज्यूमर है जो आपके प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, आप रेवेन्यू ज्यादा जनरेट करने के बारे में नहीं सोच सकते। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन स्टेज। लेट्स मूव टू द अनदर स्टेज दैट इज ग्रोथ स्टेज,
ठीक है, जो जस्ट इंट्रोडक्शन के बाद है। पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी और स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जो होता है ये बेसिकली प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है, यानी आप प्राइस को किस तरीके से फिक्स करते हैं। पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में जब कोई कंपनी, नई कंपनी मार्केट में एंटर होती है तो ऐसे केस में वो अपना प्राइस जो है प्रोडक्ट का लो रखती है इनिशियल स्टेज पे। जैसे मान लो कि मैंने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया, कोई भी प्रोडक्ट बनाया, मैंने स्पेक्स ही बना लिया, तो मैंने इसका जो प्राइस है स्टार्टिंग स्टेज में जब मैं मार्केट में एंटर हो रही हूँ, यहाँ पर इनिशियल स्टेज पे जरूर ध्यान दीजिएगा। इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग स्टेज, इंट्रोडक्शन स्टेज में जब मैं एंटर हो रही हूँ तो मैं अपने प्रोडक्ट का प्राइस लो रखूंगी। और लो रखने का रीजन क्या होगा? सबसे पहली बात कि मेरे कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा बने, मेरे प्रोडक्ट का डिमांड बढ़े और बल्क में मेरा प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में सेल हो। प्राइस लो रखूंगी मैं, ठीक है। स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में क्या होता है, जब आप इनिशियल स्टेज में मार्केट में एंटर हो रहे हो तब आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस हाई रखिएगा, ठीक है। और हाई रखने का रीजन क्या है? ज्यादातर ये मोबाइल कंपनीज और टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज करती हैं कि जब वो मार्केट में एंटर होती हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी, जब भी कोई टेक्नोलॉजिकल कंपनी एंटर होती है तो वो विद हाई और विद इम्प्रूव टेक्नोलॉजी एंटर होती है। तो ऐसे केस में उनको पता है कि उनके प्रोडक्ट जो है वो हाई प्राइस में भी सेल हो जाएंगे। तो स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज जो है, जहां पर इनिशियल स्टेज में कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्राइस हाई रखता है। अब हाई रखने का रीजन क्या है कि वो चाहते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा जनरेट हो। उनके लिए कंज्यूमर बहुत ज्यादा और बल्क में सेलिंग मैटर नहीं करता, थोड़ा बहुत भी सेल हो रहा है बहुत है, बट उनको इनकम और रेवेन्यू ज्यादा चाहिए होता है। ये होता है स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी का मेन होता है कि मार्केट जितना ज्यादा शेयर को आप ग्रैब कर लो, जितना ज्यादा कंज्यूमर बना लो। लोग क्या होते हैं? प्राइस सेंसिटिव होते हैं। जितना लो प्राइस में आपको अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा, आप उतना ज्यादा प्रोडक्ट को परचेज करना चाहिएगा। तो स्कीमिंग और पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग जो होता है ये आपका प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है, ठीक है। ये प्राइस को डिटरमाइन करने में यूज आता है कि आप प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखिएगा। हाँ स्वाति, प्राइस महंगा रखने का। कुछ कंपनी ऑलरेडी स्टैब्लिश होती है, जैसे सोनी हो गया, सैमसंग हो गया। जब ये कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं, जब ये कोई नया प्रोडक्ट बनाएंगे तो इनका जो होगा, क्या होगा सिचुएशन कि ये प्रोडक्ट का प्राइस हाई रखेंगे, ये लो नहीं करेंगे, क्योंकि इनका प्रोडक्ट, इनका ब्रांड ऑलरेडी डेवलप्ड है, गुडविल बना हुआ है, तो प्रोडक्ट तो ये तो सिर्फ उसी, मतलब वही फोन है जब वो मार्केट में एंटर हुआ था इंडिया में, तब उसका प्राइस हाई था, लो नहीं था बहुत एक्सट्रीम। ये और बात है कि वो डिस्काउंट वगैरह देते रहते हैं, लाइक उनका जो रेट है, जैसे अगर आप स्कल कैंडी और जेबिल का एग्जांपल लीजिएगा तो वो तो हमेशा अपना प्रीमियम प्राइस रखते हैं, वो तो कभी कमी नहीं करते हैं। लेकिन ये जो आपका बोट है उसमें आपको हर रेंज का प्रोडक्ट मिल रहा था, लेकिन उसका प्रोडक्ट का रेट एक्सपेंसिव था। तो ये ज्यादातर, हाँ कह सकते हैं कि वो कंपनीज जो ऑलरेडी स्टैब्लिश है उनके लिए सूटेबल है, या वैसी कंपनी जो मार्केट में जब एंटर हो रही है तो बिल्कुल हाई टेक्नोलॉजी, इंप्रूव टेक्नोलॉजी के साथ आ रही है, जैसा वहां एग्जिस्टिंग मार्केट में वैसा कोई प्रोडक्ट सेल ही नहीं करता है। तो ये दोनों सिचुएशन में आपका स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी होगा। सेकंड लिखिए, ग्रोथ स्टेज। अब ग्रोथ स्टेज में मार्केट का सिचुएशन थोड़ा बदल जाएगा इंट्रोडक्शन से। क्या हो जाएगा? लिखिए, मास मार्केट एक्सेप्टेंस। मास मार्केट एक्सेप्टेंस, मास मार्केट एक्सेप्टेंस, यानी अब ज्यादा से ज्यादा लोग आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर चुके होंगे। मास मार्केट एक्सेप्टेंस का मतलब यहाँ बगल में कस्टमर भी आप लिख सकते हैं, सॉरी, कस्टमर आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लिया। अब ये एक्सेप्ट क्यों किया, इसका मैं रीजन बताती हूँ। जिन कंज्यूमर्स ने ग्रोथ स्टेज में प्रोडक्ट को परचेज किया, ठीक है, कुछ लोग तो वो आपकी प्रोडक्ट की पब्लिसिटी कर ही देंगे जब आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, और आपने एग्रेसिवली एडवर्टीजमेंट किया तो लोगों को धीरे धीरे अवेयरनेस हो गया आपके प्रोडक्ट के बारे में, और लोग, दूसरे लोगों ने भी मोटिवेट किया दूसरे लोगों को कि भाई आप प्रोडक्ट को परचेज कीजिए। यानी कि कुछ कंज्यूमर जिन्होंने प्रोडक्ट यूज किया होगा, दे आर गोइंग टू मोटिवेट द अदर पीपल टू यूज दिस प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आपका मास मार्केट एक्सेप्टेंस हो गया, यानी कि अब लोगों ने आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करना शुरू किया, और बहुत ज्यादा, और स्पीड और रैपिडली कह सकते हैं, इंक्रीजिंग स्टेज, मतलब इंक्रीज होगा, मतलब आपके कंज्यूमर बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट लिखिए, growth will be rapid, growth will be rapid, growth will be rapid, growth will be rapid, profit and revenue highly generated, profit and revenue highly generated, profit and revenue highly generated,
प्रॉफिट एंड रेवेन्यू हाईली जेनरेटेड। नेक्स्ट लिखिए प्राइस पर पर्सन रिड्यूसेस या कॉस्ट पर पर्सन रिड्यूसेस, कॉस्ट पर पर्सन रिड्यूसेस। ठीक है, अब यहाँ पर मोर एंड मोर कंज्यूमर जो होंगे आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जुड़ जाएंगे और बहुत सारे लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे। अब आप जब लोग आपके प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, बल्क में सेलिंग हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर आपका रेवेन्यू और जो मार्जिन वगैरह प्रॉफिट वगैरह तो वो बढ़ जाएगा। आप चाहें तो प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा बहुत लो करना चाहते हैं और कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए तो आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पर्सन जो कॉस्ट होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है? तो ये ग्रोथ स्टेज का सिचुएशन हुआ। और भी चीजें आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर नहीं, सारी चीजें तो आई गेस लिखवा ही दिया है मैंने। बस यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि सप्लाई इज ऑल्सो इंक्रीजेस बिकॉज डिमांड इज इंक्रीज। सप्लाई इज इंक्रीज बिकॉज डिमांड इज इंक्रीज, यानी कंज्यूमर का डिमांड आपके प्रोडक्ट के लिए बढ़ते जाएगा। अब आप क्यों बढ़ेगा? अब आपके नए कंज्यूमर्स तो आ ही रहे हैं, साथ साथ आपके जो पुराने कंज्यूमर थे जिन्होंने इंट्रोडक्शन स्टेज में आपके प्रोडक्ट को यूज किया, अब वो रिपीट परचेज करेंगे, यानी आपके प्रोडक्ट को बार बार परचेज करेंगे। अगर वो प्रोडक्ट आपके एफएमसीजी वगैरह प्रोडक्ट्स हैं तो वो रिपीटेटिव परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो 1 साल में 2 साल में एक बार लेना होता है, ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, वो तो नहीं खरीदेंगे। बट यहाँ पर रिपीटेटिव परचेज भी का भी केस आएगा और कंज्यूमर आपके ज्यादा से ज्यादा बनेंगे। और कंपनी जो है वो एक्सट्रीम प्रोडक्शन पे ध्यान देगी, क्योंकि डिमांड बढ़ चुका है, सप्लाई बढ़ा देगी। मार्केट शेयर मान लीजिए हो सकता है कि पटना से बढ़ करके मान लीजिए रांची, झारखंड और बंगाल तक पहुंच जाए। क्लियर है? यानी मार्केट शेयर भी इंक्रीज होने लगेगा ग्रोथ स्टेज में। सबको समझ आ गया ग्रोथ स्टेज? नेक्स्ट स्टेज इज मैच्योरिटी स्टेज। नेक्स्ट स्टेज इज दिस मैच्योरिटी स्टेज। यहाँ इंट्रोडक्शन था, यानी लिटिल बिट हल्का फुल्का कंज्यूमर थे, यहाँ पर पूरा फुल पोटेंशियली यहाँ पर सेल हुआ। अब यहाँ मैच्योरिटी का स्टेज ध्यान से सुनिएगा। मैच्योरिटी स्टेज यानी कि इस स्टेज में सिचुएशन क्या होगा कि आपका ग्रोथ से ज्यादा सेल होगा, यानी आपने जितना ग्रोथ में डिटरमाइन किया होगा उससे ज्यादा प्रोडक्ट का सेल होगा, पीक सेलिंग होगा, यानी एक हद तक बहुत सेल होगा, बट वो सेल उसके बाद स्टेबल हो जाएगा, यानी इसके बाद कुछ आगे ग्रोथ का चांस खत्म। यानी कि यहां से अब आपका कुछ ग्रोथ नहीं होगा, यहाँ पर एक बार पीक सेलिंग होगा, यानी बहुत सेल होगा और उसके बाद वो स्टेबल बन जाएगा, यानी कि वो ठहर जाएगा, स्टिल हो जाएगा, रुक जाएगा मैच्योरिटी स्टेज में। ठीक है, तो मैच्योरिटी स्टेज में लिखिए, मैच्योरिटी स्टेज में लिखिए पहला तो पीक ग्रोथ लिखिए। पीक ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि एक ब्रेक इवन पॉइंट होता है। ब्रेक इवन पॉइंट आप लोगों ने सुना होगा, सैचुरेशन पॉइंट जिसको हम लोग कहते हैं, यानी कि उस पॉइंट पे जाकर के बेसिकली एक्सट्रीम लेवल का सेल एक बार हो गया और उसके बाद वो वहीं पर रुका रह जाएगा और फिर यहां से वो फिर नीचे जाएगा, वो यहां से ऊपर नहीं बढ़ेगा, यानी ऊपर यहां से यहां नहीं बढ़ेगा पीक से, बल्कि पीक इस तरीके से नीचे जाने लगेगा। फिर तो एक पीक ग्रोथ होगा, पीक ग्रोथ या पीक सेल्स कह सकते हैं, पीक ग्रोथ और सेल। ठीक है, सेकेंड लिखिएगा। अब इस स्टेज में क्या क्या सिचुएशन आएगा, यहां पर पीक सेल होगा, आपकी प्रॉफिट भी ठीक रहेगी, तो आप लिख सकते हैं कि प्रॉफिट हाई प्रॉफिट, यहां भी हाई प्रॉफिट रहेगा, हाई प्रॉफिट, हाई प्रॉफिट। ठीक है, यहां पर आपका प्राइस रिडक्शन के चांसेस है, यहां पर आप प्राइस रिड्यूस कीजिएगा क्योंकि आप पीक सेल पे हैं, तो यू विल रिड्यूस द प्राइस, प्राइस रिडक्शन लिखिए। स्वाति नहीं लिख रही हो? चलो ओके, नेक्स्ट लिखिए। बट यहाँ पर एक और सिचुएशन होगा, यहाँ पर आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा। लिखिए यहाँ हाई कंपटीशन बिकॉज कॉम्पिटिटर्स एंटर्ड इन द मार्केट, हाई कंपटीशन बिकॉज कॉम्पिटिटर्स एंटर इन द मार्केट, हाई कंपटीशन बिकॉज कॉम्पिटिटर्स एंटर इन द मार्केट। इसी मैच्योरिटी स्टेज में आपका पीक ग्रोथ भी होगा, यानी आपका एक्सट्रीम ग्रोथ होगा, एक्सट्रीम सेल होगा प्रोडक्ट का, और यहीं पर से कॉम्पिटिटर्स भी आपके
मार्केट में एंटर हो जाएंगे, यानी मैच्योरिटी स्टेज में जब आपका प्रोडक्ट है उसी समय आपके कॉम्पिटिटर्स भी एंटर हो गए मार्केट में। ठीक है, जब कॉम्पिटिटर्स एंटर हो गए मार्केट में तो अब आप समझिए कि आपके कस्टमर्स है, अब यहीं से वो पोटेंशियल जो कस्टमर्स होंगे वो दूसरे ब्रांड की तरफ स्विच करना शुरू कर देंगे। ठीक है, यहाँ हाई कंपटीशन होगा, क्लियर है। आगे लिख सकते हैं कि पोटेंशियल कस्टमर्स डिक्लाइनिंग, या फिर नंबर ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स डिक्लाइन, नंबर ऑफ पोटेंशियल कस्टमर डिक्लाइन, नंबर ऑफ पोटेंशियल कस्टमर डिक्लाइन, नंबर ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स डिक्लाइन। यानी यहां पर पीक ग्रोथ हुआ, पर पर्सन कॉस्ट भी रिड्यूस हुआ, आप अपने प्रोडक्ट का रिड्यूस कर सकते हो कॉस्ट, लेकिन कॉम्पिटिटर्स भी इसी स्टेज में एंटर हो जाएंगे, कंपटीशन बढ़ जाएगा, आपके पोटेंशियल कस्टमर्स कम होने लगेंगे धीरे धीरे। यानी ये स्टेज एक ऐसा है जहां पर निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें हो रही हैं, काइंड ऑफ, क्लियर है। तो यहाँ पर आपका कंपटीशन हाई रहेगा। अब आप कोशिश कर सकते हैं कि आप कोई नया एडवर्टीजमेंट बनाइए, एडवर्टीजमेंट करना फिर से शुरू कीजिएगा। अब आप ग्रोथ स्टेज में जो भी एडवर्टीजमेंट हो रहा था वो ब्रांड डेवलपमेंट, ब्रांड इक्विटी डेवलपमेंट के लिए हो रहा था, या ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने के लिए हो रहा था, क्योंकि इंट्रोडक्शन में तो आपने अवेयरनेस के लिए किया था एडवर्टीजमेंट, ग्रोथ में आपने अपने ब्रांड के वैल्यू के लिए किया था, अब मैच्योरिटी में आप अपने आप को मार्केट में स्टेबल रखने के लिए आप एडवर्टीजमेंट करेंगे और आप अपने प्रोडक्ट के बारे में फिर से लोगों को अवेयर करवाइएगा। और इस बार हो सकता है कि आप अपने प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस लेकर आइए। सब कुछ मैच्योरिटी में होगा कि कंपनी समझ रहा है कि अब आपका प्रोडक्ट का डिमांड धीरे धीरे खत्म होने वाला है, आपका कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे मार्केट में एंटर हो चुके हैं, तो अब उनको उनसे प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना पड़ेगा ना। तो यू विल ट्राई टू इम्प्रूव द प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कीजिएगा, नया बनाइएगा, नया वर्जन लेकर आइएगा और फिर एडवर्टीजमेंट भी कीजिएगा अपने प्रोडक्ट के बारे में। ये सारा कुछ मैच्योरिटी स्टेज में हो रहा है। ठीक है, यू विल एडवर्टाइज अबाउट द प्रोडक्ट, यू विल चेंज द प्रोडक्ट, न्यू वर्जन और मॉडिफाई कर दीजिएगा आप अपने प्रोडक्ट को। जो करेंगे वो, जरूरी नहीं सारे मार्केटर्स और सारी कंपनीज ये चीज करती हैं, बहुत सारी कंपनीज नहीं करती हैं और जिसकी वजह से उनका प्रोडक्ट डिक्लाइन हो जाता है। एग्जाम्पल में नोकिया विंडो के साथ चलता रहा, नहीं अपनाया उसने एंड्रॉइड को, बिल्कुल ही डिक्लाइन हो गया। अब वो वापस मार्केट में एंटर हो गया, लेकिन ऑलरेडी मार्केट में इतने कॉम्पिटिटर्स हैं कि उसको स्पेस नहीं मिल रहा है मार्केट शेयर पे, क्लियर है ना। तो यही चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पर मैच्योरिटी स्टेज में कुछ कंपनीज इस चीज को भी अडॉप्ट करेंगी कि वो अपने प्रोडक्ट को डेवलप करेंगी, मतलब डेवलप इन सेंस चेंज करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। तो ये सारा कुछ मैच्योरिटी स्टेज में हो रहा है। नेक्स्ट आइए पॉइंट में, डिक्लाइन स्टेज। डिक्लाइन स्टेज, डिक्लाइन स्टेज तो पूरा ही निगेटिव स्टेज है। यहाँ पर आपका प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइन होना शुरू कर जाएगा। ठीक है, तो डिक्लाइन स्टेज में लिखिए डिक्लाइनिंग सेल्स, डिक्लाइनिंग सेल्स। ठीक है, जो प्रोडक्ट है वो मैच्योरिटी स्टेज से अब आपका कहाँ पहुंच गया है, डिक्लाइनिंग स्टेज में, यानी कि इस वाले स्टेज में, इस वाले स्टेज में। अब मैच्योरिटी पे इसने बहुत ट्राई किया, मॉडिफाई किया, बट स्टिल अगर उसके मार्केट में नहीं बन पाया, प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो एकदम ही घट गया, तो बेसिकली वो प्रोडक्ट नीचे चलता जाएगा, डिक्लाइन होता जाएगा। अब डिक्लाइन होने के भी बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कई बार क्या होता है कि प्रोडक्ट कोई टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलीट हो जाता है, जब आपका नया कोई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ जाता है तो प्रोडक्ट डिक्लाइन हो जाता है। तो और देखिएगा आप एग्जांपल में देख सकते हैं ना, जैसे आपका एफएम रेडियो, पहले क्या था कि रेडियो चलता था, आकाशवाणी, प्रसार भारती, अब क्या है, एफएम रेडियो आ गया है। वीसीआर वीसीडी चलता था, अब क्या चल रहा है, वीसीडी वीसीआर कोई लेते हैं, कोई खरीदते हैं, कोई परचेज करता है वीसीडी वीसीआर? नो मैम। इवन कंपनीज ने तो बनाना ही बंद कर दिया। तो दीज ऑल आर बिकॉज दे बेसिकली कम टू द डिक्लाइनिंग स्टेज, और बिल्कुल ही खत्म हो गया उस प्रोडक्ट का। टाइप कंप्यूटर जैसे आया, टाइप राइटर चला गया ना, पहले टाइप राइटर चलता था, याद भी होगा आप लोगों को।